हर जगह सास ही गलत नहीं होती, कहीं कहीं बहुएँ भी गलत होती हैं। और वो ज़िंदगी का तजुर्बा हमें जब मिलता है, जब हम अपने आप को और अपने घर को खो देते हैं और वो सारे रिश्ते खो जाते हैं, जब हमें ये महसूस होता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। एक अकेली लड़की आके पूरे घर को ऐसे तहस-नहस कर देगी, ये पता नहीं था। मेरी कहानी कुछ इस तरह से थी कि जब मेरी शादी हुई, मैं अपने घर में बहुत खुश थी। मैं बड़ों की इज़्ज़त करती थी, अपनी सास-ससुर की मैंने बहुत खिदमत की। उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को माना, ऊपर वाले ने शायद उनकी ही दुआओं से मुझे 5 बेटों से नवाज़ा। एक के बाद एक के बाद एक मेरे 5 बेटे हुए और हर बेटे पे मेरी सास मुझे ढेरों दुआएँ देती और कहती, जैसे तुमने मेरी खिदमत की है, ऊपर वाला भी तुम्हारी ऐसे ही करेगा। मैं उनकी दुआओं के लिए हर एक छोटी से छोटी अपनी खुशी को कुर्बान कर देती, क्योंकि वो खुश रहें। सासें करती हैं कहीं न कहीं टट्टर, थोड़ी बहुत तो चलती ही है। उनके अंदर भी कभी-कभी आ जाती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी अगर माँ होती तो वो भी तो करती। लेकिन ख़ैर वक़्त के साथ-साथ सब चीज़ें ख़त्म होती हैं और इसी तरह से मेरी सास का भी इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि घर के अंदर कोई और लेडीज़ तो थी नहीं, एक वो ही थी। बेटियाँ मेरे हुई नहीं थी, 5 बेटों को मुझे पालना था, पूरा दिन घर का काम करती और एक नई सुबह का इंतज़ार करती जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे और मेरे शौहर के लिए बहुत सारा पैसा लाएँगे। हमारी गुज़र-बसर बहुत अच्छे से हो रही थी। मेरे शौहर ने गाँव के अंदर एक खेत ले रखा था और काफ़ी बड़ी जगह थी हमारी। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को वहाँ पर छोड़ के शहर चले गए थे, ताकि अपने बच्चों की अच्छी सी परवरिश करके अच्छे स्कूल में पढ़ा के इनका फ्यूचर बनाएँ। शुरू में हमने किराए के घर लिया। किराए के घर के ऊपर हम काफ़ी साल रहे। मेरे बच्चे बड़े होने लगे तो मैंने अपने शौहर से कहा, क्यों ना हम गाँव की ज़मीन बेच के और यहाँ अपना खुद का मकान ले लें, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, जगह कम पड़ने लगी है। मेरे शौहर को जैसा मैं कहती वो भी मान जाते, क्योंकि उन्हें पता था मैं कभी गलत राय नहीं देती थी। मेरे शौहर ने गाँव का खेत बेच दिया, घर बेच दिया और शहर में हम हमेशा के लिए सेट हो गए। बड़ी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए थे और अपने-अपने पैरों पे खड़े हो गए थे। अब मेरा अरमान जागने लगी, मैं भी घर में बहू लाऊं, मुझे भी आराम मिलेगा। मैं भी काम कर कर के थक चुकी थी, मेरी हड्डियाँ जवाब देने लगी थी, पर मैं कभी हिम्मत नहीं हारती थी। हमेशा लगी रहती ताकि मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को अच्छे से अच्छा खाना दे सकूं। उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, इस्त्री करना, हर चीज़ मैं वो करती जो एक माँ करती है। छोटी-छोटी बातों पे अपने बच्चों का ध्यान रखना और पल में पलते-पलते बच्चे कब बड़े हो गए पलकों में पता नहीं चला। मैंने अब तलाश शुरू कर दी कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी। मेरी पहल की बहू आई जो बिल्कुल मेरे मिजाज से मिलती हुई थी। कभी उसके अंदर मैंने कोई भेदभाव नहीं देखा। वो हमेशा खुशमिजाजी से रहती और जैसे मैं कहती वैसा करती। घर के काम-काज वो भरपूर इसी तरह से करती थी जैसे मैं करती हूँ, जबकि वो पढ़ी लिखी थी। उसने मेरे घर को सजाना-सँवारना और करा, 4 चाँद लग गए घर में। मेरे शौहर का कारोबार बहुत अच्छा था। कई सारी एफडियाँ करा रखी थी और घर-बार को किसी की नज़र ना लगे, मैं भी हमेशा पढ़ती रहती और घर को फूँकती, बच्चों पे फूँकती रहती। बड़ी बहू के आने के बाद घर की तो रौनक ही बढ़ गई थी। अब मुझे फ़िक्र हुई मैं दूसरी बेटी की भी शादी कर दूँ। अब मैं दूसरी बहू लेकर आई। वो थोड़ी मिजाज से अलग थी। कहते हैं ना, पाँचों उँगलियाँ एक साथ नहीं होती, वो भी कुछ इसी तरह से थी। वो थोड़ी मुंडी थी, जब उसका मन करता काम करती, जब उसका दिल करता नहीं करती। मैं कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं थी। इसी बीच में एक दिन मेरे शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और पता ही नहीं चला कब उनकी आँखें बंद हो गई। मुझे इस दुनिया में छोड़ के वो तो चले गए, पर अब मेरे पास मेरे बेटे थे। कहीं न कहीं मैं ये सोच लेती थी कि बेटे तो हैं, सँभाल लेंगे। कहते हैं जब तक अपना साया अपने साथ है तो सब साथ है, साया हट गया सब खत्म। फिर तीसरी बहू को भी मैं घर ले आई। 2 बेटे मेरे रह गए थे। एक बेटे ने लव मैरिज कर ली, पता ही नहीं चला कब लव मैरिज हो गई और छोटा बेटा भी रह गया था। उसकी मैंने पसंद से शादी कर ली।
गांव की ज़मीन बेचने के बाद घर मेरे हस्बैंड ने ऐसा लिया था जिसमें मेरे पांचों बेटे और मेरा एक कमरा था। कुल मिला के 6 कमरे थे हमारे और अच्छी जगह पे थे, जिसकी लाखों करोड़ों से कीमत थी। सारी बहुएं अपने अपने घर में कमरे में रहती और खाना पकाना एक ही जगह होता। बड़ी बहू सबको लेके चलती, लेकिन छोटी बहू जो थी उसका मिजाज बिल्कुल अलग था। वो हर बात में कहने लगी कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में भी कौन सी सदी में जी रहे हो तुम लोग। हर छोटी छोटी बात को कह के उसने घर में मेरे ऐसे दरार डलाई कि सारे बच्चे मेरे मुझसे अलग होते चले गए। वो इस तरह से चाल चलती ताकि और बहुएं भी उसकी चालों को समझने लगी और सीखने लगी। वो घर के अंदर सब एक जगह बैठती और मेरी बड़ी बहू और मैं साथ में होती। मैं कहती पता नहीं क्या बात चल रही है। अब रफ्ते रफ्ते बड़ी बहू भी मुझसे थोड़ा थोड़ा सा किनारा करने लगी और बेटे भी आते और अपने कमरे में ही चले जाते। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी तन्हाई थी। पोती पोता आते, खेलते और चले जाते। सभी के दो दो बच्चे हो चुके थे। मैं इंतज़ार में रहती कि कभी कोई बच्चा मेरे पास आके बैठे। ऑफिस से आने के बाद वो अपने कमरों में जाते तो सुबह में निकलने के टाइम ही मैं देखती। कभी वो मेरे पास ना आके बैठते। उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि मैं मेरे पास बैठ के मेरे सुख दुख की सुने। मेरे हस्बैंड इतना कर गए थे कि मैं अपनी गुज़र बसर आराम से कर सकती थी। बड़ी चालाकी से मेरी बहुओं ने चाहा कि ये घर वो अपने नाम कर ले और कहीं पर और जगह लेके हम घर बनाएं। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे घर को आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी छोटी वाली बहू ये चाहती थी कि मैं किसी तरह से ये घर बेच दूँ और फिर उनकी मोहताज हो जाऊँ। मेरे बच्चे सारे मुझसे बदज़न होते चले गए। मैंने कभी अपनी सास का दिल नहीं दुखाया था। मेरा दिल क्यों दुखाया जा रहा था मैं नहीं जानती थी। मैं उनके कमरे में जाती तो वो फ़ौरन टीवी बंद कर देते और इधर उधर की बातें करने लगते और मुझे ऐसा महसूस कराती जैसे कि मैं उनके कमरे में एक बोझ बन के आके बैठी हूँ। वहीं मैं अपने कमरे में आ जाती तो मुझे कोई पूछने नहीं आता। सब अपना अपना खाना ले कर के अपने कमरों में जाके खाने लगे। पहले दस्तरखान सजता था, सब एक साथ बैठते थे और एक साथ खाते थे। अब ये वक्त आ गया था कि हर कोई अपनी अपनी थाल सजाता और अपने कमरे में ले जाता। टीवी के सामने बैठ के खाना खाने जाने लगा और घर की बरकतें उड़ के जाने लगी। कहाँ खुशहाली थी और अब सबके बिजनेसों पे जैसे कि कोई नज़र बैठ गई हो। पता नहीं किसके पहरे कैसे थे या क्या था। बस मुझे इतना पता है कि मेरी वहाँ क्या औकात थी, एक नौकरानी से बदतर हो चुकी थी। कमरे में बैठे बैठे मैं उकता जाती। किचन में जाती तो मेरी बहुएं मुझे कह देती कि आप किचन में क्यों आई हो, अपने कमरे में बैठी रहा करो। सासें कमरे में ही अच्छी लगती है, किचन में नहीं अच्छी लगती। आधा पेट खाना देने लगी। रखते रखते हर चीज़ की कटौती होने लगी। हर चीज़ मुझसे छुपाई जाने लगी और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सब ने अपने अपने किराए के कमरे लेने शुरू कर दिए। सबसे पहले जिस बड़ी बहू के ऊपर मुझे नाज था उसने ही अपना कमरा और अपना चूल्हा अलग करा और कहा मुझसे अब इस घर में नहीं रहा जाता। मेरा दम घुटता है, मैं अपना घर और अपना तवा चूल्हा अलग कर रही हूँ। उसके साथ में छोटी वाली बहू ने भी कहा, फिर बीच की बहू ने भी यही करा। मुझे ऐसे करते करते छोटे बेटे के पास छोड़ दिया गया। मैं छोटे बेटे के साथ रहने लगी। अब छोटे बेटे को भी मैं बोझ लगने लगी। मैं हमेशा से कुछ ना कुछ काम करा करती थी। मेरी छोटी बहू कहती ऐसी बैठी रहती हो, हड्डियाँ ख़राब हो जाएंगी, काम करा करो। मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या काम करूं। किचन में जाने नहीं देती। झाड़ू बर्तन मुझसे होता नहीं था। मेरी कमर में दर्द रहता था और घुटनों में दर्द रहता था। बस इस तरह से करते करते मुझे एक नौकरानी की तरह रख दिया गया। मेरे घर को इस तरह से बेचा गया कि जैसे मेरे हस्बैंड ने ना होके इन बच्चों ने बचपन से कमा के वो घर लिया हो। इतना मुझे परेशान करा गया कि आखिरकार मुझे वो घर बेचना ही पड़ा। सब ने अपने अपने हिस्से ले लिए और अपने अपने हिस्से लेके अपना अपना घर ले लिया। मेरे लिए कोई कमरा कोई घर नहीं छूटा। पहले सब ने ये कहा कि हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे और फिर उसके बाद सब ने साथ छोड़ दिया।
एक बुढ़ापे में आके 5 बेटों की माँ ठोकरें खाने लगी। मेरे लिए कहा गया कि एक अनाथ आश्रम है, उसमें छोड़ आते हैं, या फिर हर महीने या हर साल एक-एक बेटा अपने पास रखेगा। बहुओं ने साफ मना कर दिया, हम तो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगे नहीं। ऐसा है, अनाथ आश्रम में छोड़ दो, वहाँ पे आराम से रह लेंगी, या विधवा आश्रम में छोड़ आओ। और बेटों ने बस ऐसे ही करा। बड़ी चालाकी के साथ में मुझे आश्रम ले जा कर के वहाँ छोड़ दिया गया। आज भी मैं उस आश्रम में अपने बच्चों का इंतज़ार करती हूँ। मेरे बच्चे कहते थे, हम हर हफ्ते आया करेंगे। पहले तो हर हफ्ते आए, फिर महीनों में आने लगे, और अब साल तक नहीं देखा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। महीने के पैसे भर दिए जाते हैं और मुझे वहाँ की रोटी मिल जाती है और सर छुपाने को एक छत। कहाँ मैं राजरानी थी और आज कहाँ मैं नौकरानी बन गई, और मेरी ज़िंदगी की कहानी यहाँ आके ख़त्म हो गई।